फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जो मैंने आपको प्रीवियसली जो प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट सेशन मैंने दिया था, इसमें कि हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था इंग्लिश के। आगे के 50 क्वेश्चंस हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। होपफुली कि शायद मैं इन वीडियोज़ को मर्ज करके पब्लिश करूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। 51 जो है हम उसको सॉल्व करेंगे अब। इसके अंदर अपने को देखना है कि आपको ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, रोहिणी प्रूव टू बी दी बेस्ट आंसर देन रानी, और लास्ट में ऑप्शन दिया है नो एरर। इसमें आपको देखना है कि ये एरर है क्या। आंसर आपको दिख रहा है बट ये बताना है, पहले अपने को ये सोचना है कि क्यों है, इसमें क्या मिस्टेक है। आप एक चीज़ देखिए, इसमें लिखा है रोहिणी प्रूव टू बी दी बेस्ट आंसर देन रानी। एक चीज़ देखिए आप, देन लगा हुआ है। देन अगर हम देखें तो ये होता है हमारा, या देन अगर हम देखें तो कंपैरेटिव डिग्री में काम आता है। फिर बेस्ट अगर हम देखें तो वो सुपरलेटिव डिग्री में काम आता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती हैं। आपको यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, वो चीज़ हमें समझ आ रही है। कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे बेस्ट की जगह बेटर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रोहिणी प्रूव टू बी दी बेस्ट आंसर देन रानी। नेक्स्ट ऑप्शन, इस पर करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना। ही वॉज वेरी डैश पर्सन। इंडस्ट्रियल पर्सन होगा क्या? औद्योगिक, इंडस्ट्रियलाइज्ड, औद्योगिक ही होता है ये दोनों। इंडस्ट्रियस एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होता है? उद्योग समथिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है गाइस? इसका औद्योगिक नहीं, इसका होता है मेहनती। ये चीज़ ध्यान देनी होगी आपको, इसका होता है मेहनती। तो यहाँ पे मेहनती होगा, औद्योगिक तो कोई पर्सन नहीं होता है, ठीक है। मेहनती की बात यहाँ पर हो रही है, तो इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और सारे ही ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक ऑप्शन के बेसिस पे हम आंसर नहीं कर सकते हैं। यही स्मार्टनेस होती है एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो सारे ही ऑप्शंस को एनालाइज करो। नेक्स्ट इज होपफुली योर एफर्ट्स टू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स आर। ध्यान देना है इसमें, देखिए होपफुली योर एफर्ट्स टू डेवलप योर स्ट्रेंथ आर कंटीजियस, कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूएंस एंड कंटेजियस। इसका मतलब तो होता है कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक। ओके गाइस, इसका मतलब होता है निरंतर या लगातार। इसका भी वही होता है निरंतरता। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? अगर दो तीन की भी हमें मीनिंग पता है तो हमारा काम चल जाएगा। इसमें कंटिन्यूस सिंपल था। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि होपफुली योर एफर्ट्स टू डेवलप योर स्ट्रेंथ आर, मतलब कि आशा है कि तुम्हारी जो एफर्ट्स हैं, जो तुम मेहनत कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, वो क्या है? निरंतर है, ठीक है गाइस, कंटिन्यूस। नेक्स्ट, करेक्ट सेंटेंस हमको चूज करना है। वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर श्योर टू बी सिलेक्टेड। वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे ध्यान देना है, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स वर श्योर टू बी सिलेक्टेड। वन ऑफ दीज कैंडिडेटेड, ये तो होगा ही नहीं, सेकेंड फॉर्म हो ही नहीं सकती ना कैंडिडेट की, तो कुछ भी कर दिया है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब बचे तीन ऑप्शंस, आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? इन सब में से एक कैंडिडेट, इन सब में से एक कैंडिडेट, तो बात किसी एक के लिए हो रही है, यानी कि सिंगुलर के लिए हो रही है यहाँ पर बात। और सिंगुलर के लिए अगर बात हो रही है तो हमें यहाँ पे दिमाग लगा के वर वाला और ये आर दोनों हट गए यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन बचा है सेकंड, सिंगुलर का। ओके गाइस, नेक्स्ट इज करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। शी इज़ क्लेवर, शी इज़ क्लेवर देन हर कज़न, शी इज़ मोर क्लेवर देन हर कज़न, शी इज़ क्लेवरर देन हर कज़न, शी इज़ मोस्ट क्लेवर देन हर कज़न। अब आपको थोड़ी सी नॉलेज कंपैरेटिव डिग्रीज की होनी चाहिए। क्या इसमें रिक्वायर्ड है? अपने को ये पता होना चाहिए शी इज़ क्लेवर देन हर कज़न। अब देखिए आप यहाँ पर कि देन लग रहा है, ठीक है, तो देन लग रहा है तो यानी दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है। तो शी इज़ मोर क्लेवरर देन हर कज़न पॉसिबल ही नहीं है, या तो मोर क्लेवर होता है या फिर क्लेवरर ही होगा, ठीक है। शी इज़ क्लेवरर देन हर कज़न, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हमें कि क्लेवरर होता है, मोर क्लेवर नहीं, क्लेवरर देन हर कज़न, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे अगर ये मोर क्लेवर करते तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, आप सोचते शायद मोर क्लेवर होता होगा, नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये जो है आपके मानक शब्दावली के हैं, इनमें लर्निंग का काम है।
ब्रीच ऑफ, मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस में पहले ये भी था मानक शब्दावली। इस बार शायद सिलेबस के अंदर मानक शब्दावली यानी ऑफिशियल टर्म्स होती हैं अच्छी खासी, मतलब काफ़ी सारी होती हैं वो, और उनमें से 5 to 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते थे। अभी शायद वो सिलेबस में नहीं है, 99.9% जहाँ तक मुझे पता है कि सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन का कोई वो बचा नहीं, अब फिर भी देख लेते हैं एक बार। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता भंग करना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स होता है, क्रोनोलॉजी हमें पता है क्रमानुसार। डेडलॉक का हमें पता है गतिरोध। टिप्पणी पत्रक यानी कि नोट शीट। प्रतिपुष्टि, इसका मतलब होता है फीडबैक, उसको हिंदी में प्रतिपुष्टि बोलते हैं। फीडबैक सबको पता है, प्रतिपुष्टि किसी को पता नहीं होगा। अदेय प्रमाण पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अब है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जो होता है इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद, पार्शियलिटी लाइक। ठीक है गाइस, पूरा नहीं आ पाएगा स्क्रीन पे, भाई भतीजावाद। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या बताना था हमें, वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। सिनोनिम बताना है हमें, सिनोनिम मतलब समानार्थी। तो इसका क्या होगा आप देखिए, केयरलेसनेस, इनएफिशिएंसी, फेवरेटिज्म, एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 62 ही देखा था हमने, राइट। केयरलेसनेस हो नहीं सकता है इसके अंदर, सिनोनिम बताएं। इनएफिशिएंसी हो नहीं सकता है, एडिक्शन हो नहीं सकता। एडिक्शन तो आप जानते हैं क्या होता है, लत लग जाना सपोज। एंड फेवरेटिज्म वही चीज़, भाई भतीजावाद से मिल रहा है बिल्कुल, थोड़ा बहुत आपको मिलता जुलता पता लग जाना चाहिए तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, इसमें भी सिनोनिम बताना है वीक। ओके। एंटोनिम डिके यानी कि क्षय होना, किसी चीज़ का नुकसान होना। ठीक है, मतलब आप जानते हैं डिकेइंग, जो फूड चेन में जो लास्ट जो होता है आपका, जैसे कि ये जो आप एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, इनकी डिकेइंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। एनिमल्स मर जाते हैं तो धीरे धीरे वो उनकी बॉडी गायब भी हो जाती है, धीरे धीरे डिके होती है, तो वो चीज़ होती है जिसका क्षय होना, नुकसान होना। तो फ्लॉरिश किसी चीज़ का बेटर होना, मतलब किसी चीज़ का अच्छा होना। अच्छा नहीं होगा प्रॉपरली, इसका मतलब प्रॉपर ग्रोथ, या फिर फलना फूलना हम कह सकते हैं एक तरह से। मतलब आपको उस तरह समझ लेना है। ऑप्शन को देखिए, डिसाइड, फेस्टर्न, डिराइड, ये हो नहीं सकते हैं, फ्लॉरिश ही होगा इसका। नेक्स्ट इज सिनोनियम में राइन का मतलब होता है राज्य, जिसमें हम राज कर रहे हैं। सिंपल है, टू रूल, कॉमन सा था, काफ़ी सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, कर्स का मतलब होता है मोटा, एंड मतलब थोड़ा खुदरा टाइप या थोड़ा सा रफ, या फिर अगर नेचर में देखा जाए तो रफनेस आप समझ जाएंगे, तो उसके लिए डेलिकेट होता है, थोड़ी सॉफ्टनेस लिए हुए। ठीक है, एंटोनियम था क्योंकि यहाँ पर। डोरमेंट का मतलब होता है, सिनोनियम चाहिए यहाँ पे हमें, डोरमेंट जो एक्टिव ना हो। ठीक है, तो इसका मॉडर्न होगा नहीं, परमानेंट होगा नहीं, एंशियंट होगा नहीं, बचा गया इनएक्टिव। एक्टिव तो थोड़ा सा हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ किससे आएगी, या तो हम एंटोनिम सिनोनिम्स करेंगे उनसे हमें आ जाएगी। एक वही ऑप्शन है कि अब तो आप बुक्स पढ़ नहीं सकते इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये वोकेबलरी जो होती है हमारी वो बुक रीडिंग से ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ये बिल्कुल थोड़े टाइम का प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये कि हम डेली के डेली 25 समथिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स करें, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट इज रिमेंबर, यानी कि याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, रिमेंबर का रिकॉल, वही याद रखना, याद करना। फैसिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। ओके, फैसिनेट का मतलब, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपेल। रिपेल मतलब किसी चीज़ को दूर करना है, दूर, जैसे कि आकर्षण होता है, उसका अपोजिट होता है विकर्षण, तो बस वही है। इसका होता है अट्रैक्शन, इसका मतलब उस चीज़ को दूर करना है, दूर जाना, समथिंग, अट्रैक्शन का अपोजिट। यहाँ पे अपने को बताना है बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेजल सेंटेंस।
एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, मतलब कि किस एक रेगुलर इंटरवल पर, तो इसका मतलब ये होता है ओकेजनली एक इरेगुलर, मतलब किसी भी समय थोड़ा टाइम छोड़ के कुछ चीज़ हो जाती है, फिर गैप थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जाता है, फिर कोई थोड़ी चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ है इरेगुलर इंटरवल, ठीक है, कोई फिक्स इंटरवल पर नहीं कि इतने इतने टाइम में, नहीं, कभी भी, तो वो एक तरह से छुटपुट हो जाता है। तो उसके लिए आपको अगर टाइमली तो हो ही नहीं सकता, नाम से अपने को पता लग रहा है यहाँ पर, या टाइमली होगा नहीं, एक्सीडेंटल इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, टेम्प्ररी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप इन दोनों के बारे में सोचते, पर ये ऑप्शन जो है इसका खुद का मतलब भी होता है, स्पॉरेडिक का मतलब होता है छुटपुट, बिना किसी रेगुलर इंटरवल के कुछ भी चीज़ हो जाता है, दैट इज छुटपुट। नेक्स्ट वन इज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसको कि करेक्ट नहीं किया जा सकता, ये काफ़ी कॉमन सी है। इनकॉरिजिबल, एलिजिबल नहीं होगा, अनइंटेलिजिबल नहीं, इंडेलिबल नहीं, इनकॉरिजिबल, जो चीज़ कभी सही नहीं हो सकती, दैट इज। अब यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कि मिस्टेक ही नहीं करता है। इनफॉलिबल, ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। इनफॉलिबल, जो कभी मिस्टेक नहीं करे। अब यहाँ पे है प्लीज दैट अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम वॉज एल्सवेयर व्हेन इट वॉज कमिटेड, इस चीज़ के लिए दलील कि कोई एक पर्सन जो कि किसी क्राइम में जिसको कि जिस पे कोई क्राइम चार्ज लगा है वो कहीं और था, व्हेन इट वॉज कमिटेड, इसका होगा, इसके लिए होगा एलिबे। एलिबे का मतलब ये होता है कि यत्र, मतलब कहीं और कहीं, अन्यत्र, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। एलिमनी होगा नहीं, एमनेस्टी होगा नहीं, ये तीनों हो ही नहीं सकते। एलिमनी तो वो होती है अमाउंट जो डाइवोर्सी कपल में हस्बैंड वाइफ को देता है, दैट इज एलिमनी। नेक्स्ट इज अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के लिए ये आपने को लर्न करना पड़ेगा, एथनोलॉजी। गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैंने वीडियोस काफ़ी सारे बना रखे हैं, और आगे भी हम इस सिलेबस के लिए, हाई कोर्ट के सिलेबस के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको डेली बेसिस पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको सिर्फ इन्हीं में काम नहीं आएगा, ये आपको पैसेज में भी काम में आएगा, ये आपको अदर चीज़ों में भी काम में आएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी काफ़ी काम में आएगा। नेक्स्ट इज a group of 3 powerful people, 3 का पावरफुल ग्रुप है, 3 का, तो इसका आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ट्रिपलेट वगैरह जो है ये ध्यान रखने पड़ेंगे। 4 के ग्रुप को क्या बोलते हैं, 3 के ग्रुप को क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रायम्विरेट। ओके गाइज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स और कंडीशन, जो जेल में कोई प्रिजनर जो था उसको किसी बट निश्चित टर्म्स एंड कंडीशंस पे जब उसको रिहा करते हैं, रिलीज़ करते हैं, उसे बोलते हैं पैरोल, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट इज ऐसी लाइन जहाँ पे अर्थ और स्काई दोनों मिलते हुए दिखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन है होराइजन, सबको पता है, ये इट इज़ क्वाइट कॉमन। शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिक डैश फ्रॉम हर कलीग्स। अब यहाँ पे आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स देखने हैं, खुद को दिमाग लगाना है, क्रिटिक के आगे क्या लग सकता है, सिंपल है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, ही इज सो रेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग, रेस्ट के साथ क्या लगेगा, रेस्टलेस। ही इज सो, अब इसका मीनिंग भी देखना पड़ेगा आपको कि वो रेस्टेबल है कि वो किसी एक जगह पे बहुत टाइम के रुक नहीं पाता, अप्रोप्रिएट नहीं है। रेस्टेबल अप्रोप्रिएट नहीं है, रेस्ट वाली चीज़ तो आएगी नहीं, इसको अपोजिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई रेस्टलेस है वो, तभी तो वो किसी जगह पे बहुत टाइम पे रुकता नहीं है, तो रेस्टलेस। प्लीज डू नॉट बी सो डैश रैशनल, ये सिंपल है, इल अन डिसी लगेंगे ही नहीं इसके साथ, इरेशनल लगता है, इरेशनल। आइए, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
यहाँ पे आपको इसके मीनिंग को डिफरेंट बनाना है। प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी आपको यूज़ करना है। नॉन इक्वल होता नहीं है, सो इक्वल होगा नहीं, एन इक्वल होगा नहीं, अनइक्वल। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा गाइस आपको पेपर होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स से आपको यूज़ करने हैं। अनार्की होगा, अनार्ची होगा, या फिर आएगा, या फिर एब आएगा, या फिर एड आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं। ये थोड़ी देर पहले भी हमने भी देखा था, एक ऑप्शन में था ये। डू, अनडू, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट कन्फेस। कन्फेस में क्या आ जाएगा, सफिक्स लगाना है आपको, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स। सफिक्स जो पीछे जुड़ता है, प्रीफिक्स से पता लग रहा है हमें जो कि आगे जुड़ेगा, प्री यानी पहले, तो फिर सफिक्स बाद में। ठीक है, कन्फेस तो कन्फेशन हो जाएगा, ION लग जाएगा। The law finally caught on with the dreaded criminal who managed to elude the police for a long time. अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा एक फ्रेज हो जाती हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉट ऑन, इन्होंने बोला हुआ है रिप्लेसमेंट करना है आपको अंडरलाइन का, तो कॉट ऑन दे रखा है आपको, ये इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा कॉट इन। ठीक है गाइस, इसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, कॉट आउट। It is always prudent to lay out some money for unforeseen expenses. Lay out नहीं होगा इसके अंदर, lay aside। ठीक है, नेक्स्ट इज, मैं इसको क्यों नहीं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है। दिस इज़, ये हमारी वोकैब पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, जिसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट डैश दी मैच। इसके अंदर लूज आएगा, डू नॉट है इसलिए। ओके गाइज, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर। बाकी ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, अलग लूज हो जाता है। नेक्स्ट, इट वॉज डैश ऑफ यू टू हेल्प मी। ये बहुत ही क्या था, कंसिडरेबल था, कंसिडरेट था, कंज्यूमर था, क्या होगा इसके लिए, कंसिडरेट, प्रॉपर ऑप्शन। ही डैश टू बी बिकम एन ऑथर, ही एस्पायर्स टू बिकम एन ऑथर। एस्पायर्स, एंटिक्स नहीं होगा, एक्सपायर नहीं, एंटिक्स नहीं होगा, ये तो इससे पता लग रहा है, मीनिंग पे जाने की भी नीड नहीं आ रही है ज़्यादा। वी शुड डैश आर वोट वाइजली टू स्ट्रेटन दी डेमोक्रेसी। अब ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, यहाँ वाले में आएगा आपका कास्ट, ये वाला वोट देने को वोट कास्ट करना बोलते हैं, CAST वाला कास्ट। द पुलिस हैड टू यूज टीयर गैस टू डैश द मॉब। इसके अंदर आएगा डिस्पर्स, डिस्पर्स मॉब को बिखेरने में काम नहीं आएगा, डिस्पर्स आएगा इसके अंदर। अब ये जो आपके हैं 92, इसके अंदर पूछा हुआ ये आपके, इसके अंदर एक क्या ऑफिशियल लेटर्स आते हैं जिसमें आपके टेंडर वगैरह हर जितने भी अपने ऑफिशियल लेटर्स होते हैं काम में आते हैं, वो सब आपके सिलेबस में होते हैं। तो उनसे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि सेंडर का जो नेम है, सेंडर का नेम कहाँ पर आता है फॉर्मल लेटर्स में, तो सेंडर का नेम आता है टॉप में आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट मीन्स यहाँ पर टॉप में आएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रह जाएगी, यहाँ पर टॉप में इमेज क्लियर हो जाती है उस टाइम एग्जाम टाइम पे। डीओ लेटर्स कौन से होते हैं, डीओ लेटर्स होते हैं आपके डेमी ऑफिशियल लेटर्स। डैश इज यूज्ड व्हेन सम इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ एन internally taken decision is to be circulated to the staff for information and compliances। इसका आंसर है आपका सर्कुलर। कोई इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है किसी इंटरनली लिए गए डिसीजन को सर्कुलेट करने के लिए स्टाफ में, ठीक है, तो वो होता है आपका सर्कुलर। सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलर काम में आता है। कोटेशन फॉर द परचेज ऑफ गुड्स आर इनवाइटेड। परचेस को गुड्स को परचेस करने के लिए जो कोटेशन इनवाइटेड होती है आपकी, वो क्या होता है, इनवाइटेड बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर को प्लेस करने से पहले इनवाइट होती है, ठीक है।
बाद में करके क्या मतलब है। अब यहाँ पे आपके आ गया पैसेज। अब देखिए 96 to 100 यानी कि 5 क्वेश्चंस इस पैसेज में से हैं। तो चलिए पूरा पैसेज रीड करते हैं या फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम। टू whom इज क्रिएटिविटी जनरली असाइंड? टू whom, किसको? चलिए, थ्रू आउट आवर लाइफ्स we are told that creativity is rare and mysterious, that only artists are creative. आंसर मिल गया है इसका, आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिविटी रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर है क्रिएटिविटी को? आफ्टर नियरली 20 years of laboratory research on the creative process, I have concluded that creativity is within everyone's reach, no exception. In recent year, मैं इसको ट्रांसलेट भी कर देती हूँ कि मेरे 20 साल के आसपास के लेबोरेटरी रिसर्च का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब रिसर्च करने के 20 साल बाद भी क्रिएटिव प्रोसेस पर रिसर्च किया है, तो कंक्लूजन ये रहा है कि क्रिएटिविटी जो होती है वो इज़ विद इन एवरीवनस रीच, हर किसी की रीच में होती है, हर किसी की पहुँच में होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई दो राय नहीं है इसमें। इन रिसेंट ईयर्स आई हैव ऑल्सो सक्सेसफुली अप्लाइड सम ऑफ द लेसन्स ऑफ लेबोरेटरी इन रियल life setting with children and teachers. Parents creativity requires a challenge to start a flow of new ideas than a way to capture them. देखिए ये ऑप्शन देखते हैं हम क्या दे रखा है, ये रहा इनिशिएट ही था आई थिंक, ये एक बार फिर से देखते हैं हम। Applied some lessons, real life settings. Parents creativity requires a challenge to start a flow. ओके गाइस, तो स्टार्ट अ फ्लो यानी कि इनिशिएट ही होता है वो, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द क्रिएटिव पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या है जो कि क्रिएटिव लोगों को दूसरों से डिफरेंट बनाता है? पढ़ते हैं इसको हम। Then a way to capture them, new ideas are like fleeting rabbits streaking through consciousness. If you don't grab them quickly, they are usually gone forever. ठीक है, ये वही बोल रहे हैं कि ये इस तरह की होती है क्रिएटिविटी की जैसे कि रैबिट होते हैं, आपको पता है कितना फास्ट ही रीड करते हैं, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो बिल्कुल इस तरह के होते हैं, और अगर हमने उनको जल्दी से ग्रैब नहीं किया तो हमेशा के लिए चले जाते हैं। पीपल हु आर serious about exploring their creativity side have learned ways to pay attention to and then to preserve some of their ideas. वही चीज़ कह रहे हैं कि जो लोग सीरियस होते हैं क्रिएटिविटी को लेके, तो वो अपनी क्रिएटिव साइड जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसको अटेंशन देते हैं और प्रिजर्व करते हैं कुछ नए आइडियाज़ को अपने। उनके पास कैप्चरिंग स्किल्स होते हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं उनके पास वो क्या कैरी करके रखते हैं, स्केच पैड्स। राइटर्स और एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो नोट पैड रखते हैं अपने पास या पॉकेट कंप्यूटर्स रखते हैं। इन्वेंटर्स जो होते हैं वो नोट्स बनाते हैं नैपकिन्स पर और कैंडी बार रैपर्स पर। इन्वेंटर्स जो होते हैं स्पेशली इन्वेंटर्स ऑफ न्यू फूड। ओके, तो इसका हम देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ था हमें, व्हाट मेक्स, क्या डिफरेंट बनाता है। हाइड नहीं होगा, प्रिवेंट भी नहीं होगा, प्रिजर्व, स्किल्स टू प्रिजर्व न्यू आइडियाज़, स्किल्स टू न्यू आइडियाज़ को पहले ग्रैब तो करेंगे, सोचेंगे तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब तो पूरा हमने पूरा पैसेज ही पढ़ लिया, तो क्वेश्चंस देखते हैं। डायरेक्टली द ऑथर सजेस्ट टू ग्रैब द न्यू आइडियाज़ क्विकली बिकॉज दीज आइडियाज़ डू नॉट स्टे लॉन्ग, हमेशा नहीं रहते हैं ये। What does the author conclude after laboratory research about creativity? क्या conclude किया उसने ये conclude किया था कि creativity within everyone's reach, यही था कि हर किसी की रीच में, that means everyone can be creative। आप अगर ये expect कर रहे हैं कि sentence as it is आएगा तो as it is नहीं आएगा, because we are trying to fight a government exam, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्लास का हम एग्ज़ाम नहीं क्रैक करने वाले हैं, तो इतना तो देखिए हमें हो ही जाता है, इतनी प्रैक्टिस करने पे सबको आता है इतना हमें, तो बस मीनिंग मिलता जुलता होना चाहिए। सो गाइज ये फर्स्ट पेपर जो पेपर था हाई कोर्ट LDC का,
जो प्रीवियस पेपर था जो कि आपका हुआ था डेट, लेट मी फाइंड द डेट, मैंने आपको मेंशन भी किया है स्टार्टिंग स्लाइड पे, 23 जुलाई को जो ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। इसके सारे क्वेश्चंस थे। अब आपको किसी को लग रहा होगा कि नहीं भाई हो सकता है ये क्वेश्चंस वो नहीं हूँ, ये ऐसे ही पागल बना दिया हो, तो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ओरिजिनल पेपर जो है वही मेरे पास पड़ा हुआ है और उसका पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली कि मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूँ उसका PDF, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। ये एक इनिशियल स्टेज था, इसके बाद में हम सारे टॉपिक्स को डे टू डे कंप्लीट करेंगे। और जो आपके लर्निंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ये बताया था, लर्निंग पार्ट जो होता है, जैसे कि आपके इसके अंदर लर्निंग पार्ट क्या होता है इंग्लिश के अंदर, सिनोनियम्स हो गया, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटोनियम्स हो गया, इनको हम स्किप नहीं कर सकते, सिलेबस छोटा सा है, ऐसा तो है नहीं 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, आपने भी देखा भी है पेपर के अंदर। 1 वर्ड्स हो गए आपके, ओके गाइस। इसके अलावा आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हो गए, ये तो लर्निंग पार्ट है। इडियम्स हो गई, फ्रेजेस हो गए, तो इनको हमें डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो समझाने के, जैसे कि आपका टेंस हो गया, पैसिव वॉइस, इनमें कुछ बदलता नहीं है, हर एग्जाम में हम वही करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हो गई आपकी, तो ये मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं इनके, वो आप वॉच कर सकते हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाकर। तो स्टार्टिंग में इन्हीं से करूँगी, उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल्स पर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जल्दी ही करवाऊंगी इसको। तो मतलब सिलेबस को मैं इस तरह से लेके चलूँगी कि सिलेबस हमारा जल्दी कंप्लीट हो। जैसे ही 75% सिलेबस हो जाता है कंप्लीट परफेक्शन के साथ, तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि लर्निंग के साथ हमें टाइपिंग पे भी ध्यान देना। टाइपिंग में आपको कौन सा कौन सा टाइपिंग ट्यूटर या फिर टाइपिंग ट्यूटोरियल आपको फॉलो करना है, किस पे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सब के लिए पर्टिकुलरली एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगी। ओके गाइज, सो अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी, 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। उसके बाद हम सिलेबस अपना कंटिन्यू करेंगे। जिसको भी आपको सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक के लिए सजेशन देना है कि पहले ये टॉपिक आप स्टार्ट करें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।